नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर यारों में आप सबों का स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें से रूबरू करा रहे हैं जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से हम अपने विरासत के साथ रेफ शब्द थोड़ा कह सकते हैं अमर्यादित है, लेकिन ये कहने में एक पत्रकार के रूप में मुझे कतई भी गुरेज नहीं है कि किस तरीके से हम अपने शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, इंस्टीट्यूशन को लेकर सामूहिक बलात्कार किए हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज नहीं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो दरभंगा का आज की तारीख में सर्वे ऑफिस है। देख लीजिए, डॉक्टर त्यागराजन SM, भारतीय प्रशासनिक सेवा समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा, मतलब दरभंगा के DM इसके प्रभार में रहती है। ये जो कैंपस है, ये कैंपस इसलिए खास है कि हम इस कैंपस के सहारे हम दिखाना चाहते हैं कि हम अपने विरासत के साथ किस तरीके से गैंग रेप कर रहे हैं। ये जरा देखिए, इस बोर्ड को जरा देखिए। हम चाहेंगे कि इसको जरा गौर से देखिए। दिस हॉस्पिटल वाज फाउंडेड बाय द ऑनरेबल महाराज बहादुर सर लक्ष्मेश्वर सिंह 1878 ईस्वी में इस अस्पताल की स्थापना हुई थी। उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो यहाँ पर आए हुए थे। और ये महिला अस्पताल है। ये भी देखिए, लेडी डॉफ्रेन फाउंडेड स्टोन बाय द लेडी फीमेल हॉस्पिटल, नाउ फीमेल अस्पताल है। अब ये आप अंदाजा कर लीजिए कि 1878 ईस्वी में ये अस्पताल बनता है और 1935 में राज अस्पताल को जो है सो फिर नए तरीके से इसको डेवलप किया था। जब बिहार और बंगाल जब दोनों स्टेट अलग होते हैं, उसके बाद की ये स्थिति है। और इस अस्पताल के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो चर्चा होती है कि पहली देश की महिला डॉक्टर इसी अस्पताल में कार्यरत थी। और उसको लेकर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी देंगे। तो ये देख लीजिए, आप सिर्फ बोर्ड के सहारे देख लीजिए कि 30 नवंबर 1935 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो इस अस्पताल का उद्घाटन किए थे। और आज हम इस अस्पताल में 12 एकड़ के करीब ये अस्पताल है। उस दौर में आज जब ऑक्सीजन को लेकर लोग, बच्चे और हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गया, उस दौर में यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट था। उस दौर में ऑपरेशन थिएटर था। उस दौर में खास करके कई ऐसी चिकित्सक व्यवस्था थी जिसको लेकर दरभंगा की एक अपनी अलग पहचान बनी। और यही पहचान दरभंगा को देश और दुनिया के नक्शे पर एक साइंस, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक पहुंचने में मदद पहुंचाई। इसी स्कूल, बाद के दिनों में ये पटना में PMCH बना और यहाँ DMCH। उस वक्त में दरभंगा ये मेडिकल स्कूल था, फिर बाद में DMCH बना। लेकिन इसकी पहचान ऐतिहासिकता के तौर पर अगर बात करें तो 1878 से इसकी पहचान है। उस समय महाराजा ध्यान ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। और कई ऐसी बीमारी, हैजा, प्लेग, जो उस समय में महामारी का रूप धारण करता था, उसका यहाँ बेहतर इलाज और ट्रीटमेंट के साथ साथ शोध का काम चलता था। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये इस कैंपस को। हालांकि अब इस कैंपस में हम इसलिए कहते हैं कि धरोहर के साथ हम लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन ही जिम्मेवार नहीं है, हमारी आपकी सोच भी जिम्मेवार है। देखिए बोर्ड, यहाँ पर भी जो है ये बोर्ड आप देख लीजिए। ये बिल्डिंग अभी भी उतना ही सुरक्षित है। और DMCH की बिल्डिंग हम आपको दिखाएंगे कि 75 के दशक में वो बिल्डिंग बनी है, सर्जिकल वार्ड। और आज वो बिल्डिंग जर्जर शीर्ण अवस्था में उस दौर में बना हुआ, मतलब 1878 का ये बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग देखिए कि अभी भी एहसास दिलाती है कि हम उस सब वक्त में बनाने के बावजूद भी अगर मेंटेन होता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। आज भी ये बिल्डिंग उस सर्जिकल वार्ड से बेहतर स्थिति में है जिस सर्जिकल वार्ड को गिराने की तैयारी चल रही है DMCH में। ये देख लीजिए, ये 12 एकड़ का ये इलाका है और इस इलाके में 1878 में अस्पताल बनाया गया था। चलिए हम आपको इस अस्पताल में उस जमाने की कुछ खास धरोहर है, उस धरोहर को हम दिखाएंगे।
और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने धरोहर के साथ गैंग रेप किए। कहना थोड़ा लग रहा होगा आपको कि ये इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल एक पत्रकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिन शब्दों के सहारे हम आपको ये बताएं कि ऑक्सीजन के लिए, एक बूंद ऑक्सीजन के लिए जहां हजारों जानें चली गई, आज सिर्फ हम अपने विरासत के सहारे अगर आगे बढ़े रहते तो आज बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी। आज देश और दुनिया में हम विश्व गुरु बनने का दावा हम जरूर करते हैं। विश्व गुरु की स्थिति में रहते ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका अगर हम बेहतर इस्तेमाल किए रहते तो आज इस स्थिति में पहुँच। जब मैं बचपन में छोटा था तो सुनता था कि 2 ही 3 कॉलेज के बारे में ज़्यादातर हम नाम सुनते थे, PMCH, DMCH और एक NMCH के बारे में सुनते थे। तो हमको लगता था कि DMCH का बहुत बड़ा नाम था उस समय। हम अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से जब भी सुनते थे तो DMCH को दूसरे नंबर का कॉलेज का दर्जा प्राप्त था, PMCH को लोग पहले नंबर पर रखते थे। लेकिन और वही सोच करके हम यहाँ एडमिशन भी लिए। हम यहाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अभिषेक कुमार मेरा नाम है, और हम वही सोच कर यहाँ एडमिशन भी लिए थे कि बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन यहाँ आने के बाद से पहले दिन से ही इसका स्थिति को देख करके हमें लगा कि यहाँ की स्थिति बहुत ही गंदा है, बहुत ही जर्जर है। चाहे आप यहाँ का बिल्डिंग देख लें, हॉस्टल देख लें, व्यवस्था देख लें, कोई भी चीज़ सही नहीं है। आप लोग अभी फुटेज लिए ही होंगे, देखे ही होंगे, यहाँ का जो सर्जिकल बिल्डिंग है जो खंडहर से भी बदतर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें लगभग 1-1.5 महीने तक पहले तक इलाज चल ही रहा था। अब जा कर के उसको कहीं शिफ्ट किया गया है। और ये अभी जो आप नया बिल्डिंग ये देख रहे हैं, इसको लगभग 2 साल पहले ही चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था और सिस्टम के लाचारी के कारण अब तक इसमें मतलब कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया है। और हॉस्टल्स की भी स्थिति उतना ही गंदा है। थोड़ा सा बरसात होता है, सब जगह पानी लग जाता है और पूरा पानी जम जाता है। पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, हर किसी को परेशानी होती है। आप इमरजेंसी का हालत देख लें या किसी वार्ड का हालत देख लें, सबका एक ही स्थिति है। अभी इमरजेंसी में जा कर के देखेंगे तो प्रॉपर बेड नहीं है। डॉक्टर्स का जो रूम है वहाँ पे ना तो AC काम कर रहा है, ना वहाँ पे बैठने के लिए सही से चेयर है। बेडिंग का अब गिरेगा तब गिरेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो पूरी तरीके से स्थिति बदतर है और प्रशासन लाचार है, बेबस है, या कहें तो निकम्मा है, जो कुछ इस पर ध्यान देना नहीं चाहता है। जब भी कोई पेंडेमिक आता है, जब भी कोई बीमारी आती है तो लोग इस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसका चर्चा चलता है, लेकिन फिर जैसे ही बीमारी गई, पेंडेमिक गई, फिर वही फिर ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है। और व्यवस्था तो देख ही रहे हैं आप लोग, सब जगह का उसके बारे में लगभग हर मीडिया वाला कवर कर रहे हैं, आप लोग भी कवर कर रहे हैं। शायद इससे सरकार की आंखें खुले, प्रशासन की आंखें खुले, लेकिन फिलहाल कहना मुश्किल है। हमको एक वारदात याद है, जब हम लोग एडमिशन के लिए आए थे तो मेरे पापा और हम दोनों साथ आए थे। तो DMCH का जो खंडहर देखे थे ना, तो मेरे पापा डर गए थे, कहते तुम लोग इसमें पढ़ोगे, इसमें मरीज आएगा, तुम लोग खुद मरीज बन जाओगे। तो उसी क्या हालत है उस समय से, तो इस समय देख ही रहे हैं आप लोग। और ये बिल्डिंग जो है बनने वाला था 18 में, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, भवन की बात करें, लेकिन अब पढ़ाई की बात करें, जो DMCH में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पहले जो पढ़ाई होती थी, क्या उसी तरह का पढ़ाई के मामले में भी तो आज भी DMCH वही है, क्योंकि जो पुराने ही टीचर हैं, टीचर चेंज नहीं हुए हैं। स्टूडेंट भी जो आते हैं हायर मार्क्स वाले यहाँ आते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई में कोई नहीं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ का एकदम जर्जर है। आप लोग शिकायत करते हैं? बहुत बार शिकायत करते हैं, जहाँ तक पहुँच होता है वहाँ तक हम पहुँचते हैं, लेकिन आप लोग मेन है, आप ही लोग पहुँचा सकते हैं सरकार के पास। व्यवस्था तो चौपट ही रहती है, व्यवस्था के नाम पे तो यहाँ कुछ रहता ही नहीं है। व्यवस्था के नाम पे जब यहाँ यानी आदमी आने के बाद यहाँ जब कैंपस पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में जाएगा, हाँ, तो वहाँ पे देखेगा कि ये सुअर घूम रहा है, तो वहाँ से क्या होगा? आदमी लेके आएगा दूसरी बीमारी और लेके जाएगा दूसरी बीमारी, यानी आएगा किसी और कोई और बीमारी को लेके और व्यवस्था देख के यहाँ के दूसरी बीमारी लेके जाएगा। बिल्डिंग देख के कभी भी किसी का हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई अच्छा मरीज होगा, उसका हाल बिल्डिंग देखेगा ऊपर से नीचे तक, कभी भी डर जाएगा कि अभी गिर जाएगा कि कल गिर जाएगा। जहाँ पे ये सुअर घूमता है, यानी उसके बगल में आदमी का इलाज होता है। तो लगता ही नहीं है कि सिर्फ यानी कि नाम
नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली हाल है डीएमसीएच का। इतना बड़ा नाम है, हाँ, यानी 8-9 डिस्ट्रिक्ट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएमसीएच को कनेक्ट करता है। उसके बावजूद सरकार की उदासीनता, यहाँ के प्रशासन की यानी उदासीनता किस बात के लिए है भाई? क्यों उदासीनता है? किसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब मान लीजिए कि अभी ये डीएम साहब हमारे दे रहे हैं कि हम लोग पीएम केयर फंड के जितने भी वेंटिलेटर आए थे सब स्टार्ट हो गए। ये बताएं कि इससे पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुए थे? जो जब कोरोना का पीक टाइम था, यानी इतने लोग मर गए, अब वो वक्त में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? उस वक्त में स्टार्ट होना चाहिए था। जब अब तो कोरोना का लहर आप सरकारी आंकड़ा के हिसाब से कम हुआ है। जब पीक टाइम था 9 महीने पहले का वेंटिलेटर था, उस वक्त में स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? मौतें हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएम साहब लेंगे, मुख्यमंत्री जी लेंगे, प्रधानमंत्री जी लेंगे, या यहाँ के ये सिविल सर्जन लेंगे? किसकी जिम्मेदारी में जाएगी ये? रेफरल हॉस्पिटल का जो हाल है, रेफरल हॉस्पिटल से बदतर हाल डीएमसीएच का, बस इतना ही समझ लीजिए। तो ये सारी बातें आप उस वक्त का की हम कर रहे हैं जब राजशाही थी, मतलब राजाओं का द्वारा शासन चलाया जाता था। दरभंगा महाराज के द्वारा इस मिथिलांचल में उनका साम्राज्य था, और उस साम्राज्य के दौरान जो चीज़ें की गई हैं उस पर हम फोकस कर रहे थे। और फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, उस विरासत को इस लोकतांत्रिक सरकार ने कितनी जिम्मेवारी के साथ उस नींव को मजबूती प्रदान किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेंगे। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। अराइज 6444 गोल्ड, कल भी, आज भी और कल भी धान के खेत का सबसे भरोसेमंद साथी। तो किसान भाइयों, 6444 गोल्ड लगाइए और पाइए प्रति एकड़ 6444 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा और साथ ही 6444 रुपए जीतने का मौका। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। सवाल नैरेटिव का नहीं है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र, लोकशाही और राजशाही, दो व्यवस्थाओं को हम करीब से देख रहे हैं, और डीएमसीएच के सहारे उन दोनों व्यवस्थाओं को महसूस करना चाहते हैं कि जिस अस्पताल की हम चर्चा कर रहे हैं, 1878 ईस्वी में उस अस्पताल की स्थापना हुई और 1975 में सर्जिकल वार्ड बना। सर्जिकल वार्ड किस स्थिति में वो आप देख रहे हैं। सिर्फ निर्माण का मसला नहीं है, सवाल जिम्मेवारी का मसला है। कोई जवाबदेही तो ले कि भाई इस लोकतंत्र में एक वोट के सहारे, ये लोकतंत्र सिर्फ भेड़ चाल नहीं है कि हम भेड़ की तरह आए और एक वोट किए और हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। हम इसी जिम्मेवारी को लेकर ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर दरभंगा जैसे जगह पे जो देश और दुनिया को मेडिकल साइंस में एक नई दिशा देने की कोशिश की, आज वो दृष्टि पटल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी क्या वजह है? जब 1878 ईस्वी में जब इस स्थिति में दरभंगा की एक अपनी अलग पहचान थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये स्थिति क्यों बनी? हमारे साथ कुमुद सिंह है, और कुमुद सिंह राज घराने के उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कर रही हैं जिनके संदर्भ में एक आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और एक इमेज बना कि महाराज जो है सो एक अत्याचारी महाराज हुआ करते थे। वो लगान को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ें भी फैली कि दरभंगा महाराज का इमेज एक अलग तरह के लोगों के जेहन में है। उस इमेज को ये कि उनका क्या विज्ञान के क्षेत्रों में क्या उनका योगदान रहा है, साहित्य के क्षेत्रों में उनका क्या योगदान रहा है, इसको लेकर ये सतत प्रयास कर रही हैं। और एक सकारात्मक माहौल भी बना है कि सिर्फ भवन निर्माण के रूप में ही उनकी ख्याति नहीं है, उन्होंने मिथिलांचल और देश
में दरभंगा के नाम को स्थापित करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। सिर्फ लोगों के जेहन में यही है कि हर बड़े शहर में दरभंगा हाउस है, सिर्फ हाउस ही नहीं है, उस हाउस ने बहुत सारी व्यवस्थाओं को नई दिशा भी दी है। हमारे साथ कुमुद सिंह जी। कुमुद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सवाल जिम्मेवारी का है। 1878 ईस्वी में ये अस्पताल बना है और आज हम 2021 में हैं। उस वक्त अस्पताल बना तो ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ निर्माण हुआ, फिर बाकी चीज़ें भी डेवलप की। वो गैप अचानक, वो जो गैप है वो कैसे बढ़ गया? इतने चौड़ी खाई, लंबी चौड़ी खाई बन गई कि दरभंगा आज मेडिकल के फील्ड में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। संभाल हम लोग नहीं पाए, ये सही बात है। जब सरकार और महाराज के बीच में जो फाइट हुआ उसके बाद ये मतलब ये सरकार को जिम्मेवारी था संभालने का, वो भी नहीं संभाल पाए। कुछ कमियां हैं जो नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। या आपको क्या लगता है कि मतलब आप उन चीज़ों को आप देख रहे हैं कि दरभंगा महाराज ने चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, व्याकरण के क्षेत्र में हो, बहुत सारा उनका योगदान, जिससे ये समाज अछूता था। उन्हें पता ही नहीं है कि दरभंगा महाराज के सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। इस अस्पताल के संदर्भ में आपका अध्ययन क्या क्या फैसिलिटी था इस अस्पताल में? इसमें फैसिलिटी तो वो ऑपरेशन थिएटर न्यू था, उसके बाद 200 का बेड का हॉस्पिटल था, उसके बाद क्या कहेंगे, मतलब हर तकनीक जो मशीनियन होता है, ये क्या कहेंगे, चिकित्सक समय के जो भी उस टाइम में मशीन था सब वहाँ उपलब्ध थी। लगभग कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उस अस्पताल के बारे में क्या खास मतलब आपके पास जानकारी है? मान लीजिए 1878 में डॉक्टर मिलना, फिर बाद के दिनों में वो दरभंगा मेडिकल स्कूल बना, वो जो डेवलपमेंट है उसकी हम चाहते हैं कि पब्लिक ये जाने की क्रमबद्ध तरीके से कि क्या कैसे उस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये तो सबको पता है, जो बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा ये था हॉस्पिटल, ये सबको पता है। ये मतलब हर कुछ रहते हुए भी आज वो कुछ नहीं है, वो तो सही बात है। 1878 ईस्वी में उस वक्त भले चरक के जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली था, उस प्रणाली से इतर इसी देश में आप इस एक अलग मेडिसिन के माध्यम से आप उस एक नई व्यवस्था देश के सामने रख रहे थे। उस समय में कहीं न कहीं आयुर्वेदिक विज्ञान का वो जो चीज़ें थी वो भी एक समान तरीके से साथ ही चीज़ चल रही थी। उसमें आप मेडिसिन को से आधारित, एलोपैथ पर आधारित इस चिकित्सा को आगे बढ़ाए। क्या खास था? जैसे पहली महिला डॉक्टर वहाँ आई, उसके जैसे ऑपरेशन होना, ऑपरेशन पद्धति से चिकित्सा का, तो वो उस अस्पताल में क्या खास रहा जिसके कारण अभी भी उसकी चर्चाएं होती रहती हैं? जब महाराजा धीराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जब ये हॉस्पिटल बनाए तो उसमें सारे सुविधाएं थी, जैसे ऑपरेशन थिएटर बना था, डॉक्टर थी, मतलब हर सुविधा था, बहुत सारे डॉक्टरें थी, और हर मतलब भारत का जितना भी चिकित्सक जो क्या सुविधा थी वो यहाँ पर उपलब्ध थी। देखो उस समय दोहरी चुनौती रही होगी महाराज के सामने में कि एक तो आयुर्वेद, एक आज भी वो आज विवाद सुर्खियों पर है उसको लेकर। उस समय में एक अलग पैरेलल मेडिसिन के सहारे, एलोपैथ के सहारे आप उस इलाके में भी नई व्यवस्था ले रहे थे। ऑपरेशन होना, ये हमारी जो रहन सहन की शैली है या जो हमारी मानसिकता है उसके ठीक विपरीत है। ऑपरेशन हो के बच्चा पैदा होना, ये सब बेहोश करके ऑपरेशन करना, ये सब चीज़ें दोहरी चुनौती रही होगी। हाँ, चुनौती तो थी उनके लिए, तो उनके लिए कि उस समाज के लिए भी वो चुनौती थी जो एक नया चीज़ को अपनाए, मतलब नया हर कुछ, नया ऑपरेशन, मतलब हर चीज़ उसके लिए नया था और वो अपनाए। बहुत सी चुनौती थी और अच्छे डॉक्टर भी आए उसी वजह से। आज के दौर में जब चुनौती मिल रहा है एलोपैथ को, वो दौर, उस दौर को याद कीजिए कि 1878 ईस्वी में जहां आपके पास सिर्फ एक ही चिकित्सक व्यवस्था थी, आयुर्वेद या फिर जो घरेलू नुस्खा है उसी के सहारे आप ट्रीटमेंट करते थे। उसमें इस नए
चीज़ों को लेकर आना एक उस वक्त कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, और उसके बाद ये अस्पताल कैसे डेवलप हुआ? देखिए, भारत में एलोपैथ चिकित्सा को अगर किसी रजवाड़े ने सबसे पहले अपनाया तो वो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह थे। अंग्रेजी चिकित्सा ही नहीं, अंग्रेजी शिक्षा को भी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने सबसे पहले अपनाया, और यही कारण है कि भारत के 7 जो सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक हुए उसमें से एक महाराजा कामेश्वर सिंह को भारत सरकार मानती है। वो अस्पताल 1878 में जब खुला तो बंगाल में केवल एक अस्पताल कलकत्ता में था उस दर्जे का, और दरभंगा का अस्पताल इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि ये महिलाओं का पहला अस्पताल था इस पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो महत्वपूर्ण है, और चैलेंज का जहाँ तक सवाल है, चुनौती का जहाँ तक सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह खुद दिल के मरीज़ थे और उनको एंजियोप्लास्टिक की बहुत ज़रूरत थी, इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके दरबार ने ही उन्हें इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई 40 साल की उम्र में। तो कितना मुश्किल था एलोपैथ को इस इलाके में लाना, उसको करना, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि एक महाराजा जिनको एंजियोप्लास्टिक कराना था, इंग्लैंड जाना था, डॉक्टर कह रहा था कि आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज ने अनुमति नहीं दी, दरबार ने अनुमति नहीं दी, और महज 40 साल की उम्र में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का निधन हो गया। और उनके निधन के बाद उनके भाई महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पटना अन्ना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अब दिल्ली में जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, ये जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उसके निर्माण में दरभंगा का योगदान 50% से अधिक है। और ये बहुत बड़ी बात है दरभंगा या बिहार के लिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा का योगदान भारत के किसी भी अन्य शहर के योगदान से कमतर तो नहीं है। और ये हॉस्पिटल तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि 1878 में भारत में ही 5 अस्पताल थे, उसमें से दरभंगा का अस्पताल अब दूसरे नंबर पे आता है। तो बहुत समृद्ध इतिहास है, और 1-2 साल नहीं चला, काफ़ी लंबा चला। 1878 में बना, 62 तक तो इसकी कोई शानी नहीं थी। 62 के बाद भी ये अस्पताल चल रहा था, फिर व्यवस्थाएं बदली, नेताओं सरकारों के हाथ में गया, फिर तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चीज़ों को समझने की जरूरत है। इस दौर में जहां आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों आमने सामने हैं, बहस भी चल रही है कि कौन सा उपचार बेहतर है। आयुर्वेद को लेकर नए तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब आयुर्वेद के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उस समय भी एलोपैथ को लोग हाथों हाथ लेने वाले में भी कुछ राजे महाराजे रहे जो एक नए तरीके की चिकित्सीय व्यवस्थाओं को अपनाया। और उस विरासत को हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएं, इन चीज़ों को भी समझने की जरूरत है कि दरभंगा महाराज जो देश के अन्य जो आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली हो या पटना का PMCH हो, देश के जो आज बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें दरभंगा महाराज की अपनी जो योगदान है, और खुद आज जो दरभंगा में जो अस्पताल की स्थिति है, आप कल्पना कीजिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाए। चलिए इस मुसाफिरों यारों कार्यक्रम के दौरान हम अस्पतालों को लेकर जिन चर्चाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं हम जारी रखेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले दरभंगा महाराज सर रामेश्वर सिंह ने इन्हें 1925 ईस्वी में
200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन डोनेट करके यहाँ मेडिकल स्कूल ऑफ टेम्पल्स के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारत में सबसे पहली मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो रहा था, उस समय पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बंगाल का कुछ मेडिकल कॉलेज और दिल्ली का, ये सब 1925 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया और इसे सर रामेश्वर सिंह ने 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन देके ये यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बाद में उनके बेटे कामेश्वर सिंह इसको इलोबोरेट किया और इसे और भव्य बनाया और इसका नाम 1946 ईस्वी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज रखा गया। ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है यहाँ का। शुरुआत के दिनों में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते थे वो लंदन से आते थे। यहाँ के शुरुआती प्रिंसिपल लंदन के बेहतरीन डॉक्टर हुआ करते थे और आपको ये जानकर गर्व होगा कि जब ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की पौध पैदा की 1946 के बाद, तो अमेरिका और लंदन में भी यहाँ के डॉक्टर वहाँ गए और अमेरिका और लंदन का बहुत उस समय का जब महामारी हुआ या फिर ऐसे कंडीशन उत्पन्न हुए तो यहीं के डॉक्टर अमेरिका और लंदन को भी सुरक्षित अपने हाथों में रखा। एक ग्लोरियस हिस्ट्री यहाँ की रही है। ये एक मुख्यतः एक रिसर्च सेंटर था। उत्तर भारत का ये जो कॉ बेल्ट है, ये फील्ड है, उसका एक महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर या स्पेसिफिक जो काम होता था, जैसे कालाजार पर रिसर्च हो या फिर इस बेल्ट में नेपाल और भारत के हिमालय के तराई एरिया में जो भी बीमारियां हुआ करती थी, फलेरिया हुआ करती थी या मच्छरों के काटने से बहुत सारी जो बीमारियां होकर जो इसी बेल्ट में ज़्यादा तरफ से पाया जाता था, वो इंडेमिक था, वो सब बीमारियों पर यहाँ एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था। और इस यहाँ के जो रिसर्च था उसको दुनिया भर में उसको एक्सेप्टेंस मिलता था। और अभी जैसे आप देख लीजिए कोरोना को लेकर ही कि कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी दवा कितने डोज में कब चलेगी। लेकिन वही स्थिति जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर था तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज गाइडलाइंस दिया करता था पूरे हिंदुस्तान को या कहिए कि पूरे दुनिया को कि किसी भी बीमारी का रिसर्च में ये डाटा आया है और हम लोगों ने ये गाइडलाइंस तैयार किया है, इस हिसाब से पूरी दुनिया को उस बीमारी का इलाज करनी चाहिए। और वो होता था, एक से एक यहाँ से डॉक्टर पैदा करते थे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो एनेस्थेसिया की पढ़ाई हुई पूरे भारत में वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई। हमारे डॉक्टर SP सिंह पूरे भारत के सबसे सीनियर एनेस्थेटिस्ट थे, पहले बैच के वो स्टूडेंट निकले थे जो उन्होंने MD किया था। इसके बाद कुछ दिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो डिटोरिएट करता गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वातावरण या फिर कहिए कि यहाँ का जो एकेडमिक कल्चर था उसमें डिटोरिएशन आया। मुख्य वजह इसकी ये रही कि यहाँ जो ये चूँकि बहुत पुराना ये मेडिकल कॉलेज है तो मुख्य वजह जो रही है मुझे लगता है वो जल जमाव होने के कारण पूरे शहर का आसपास का इलाका का ऊपर उठ गया और ये हम नीचे ही रह गया, जिसके चलते जल जमाव होने के कारण बिल्डिंग में या फिर रोड पे ये सब पर दिक्कत होने लगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसमें जो ड्रॉबैक रहा है वो फैकल्टीज़ की कमी रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अगर फैकल्टीज़ की कमी को अगर दूर कर दी जाए, सरकार इस तरफ जबकि ध्यान भी दी है, अगर फैकल्टीज़ की कमी दूर कर दिया जाए तो नए जो विद्यार्थी MBBS करके डॉक्टर बनते हैं उनका पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। अब फैकल्टीज़ की काफ़ी कमी है। रेजिडेंट्स डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन हुआ करता है, उसका नाम ही है रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है कि 24 आवर्स हॉस्पिटल में वो मौजूद रहते हैं, उनका कमरा भी हॉस्पिटल में होता है, उनको खाना भी हॉस्पिटल में मिलता है और वो हॉस्पिटल में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो रेजिडेंट पहले के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट्स के लिए कमरा हुआ करता था, हॉस्पिटल परिसर। इवन वो कहिए कि आप पहले देखेंगे कि 24 घंटा वार्ड में कोई ना कोई डॉक्टर कहीं ना कहीं टहलते हुए आपको मिल जाता। वो 24 घंटा रहना, सोना, उठना, नहाना सब कुछ मेडिकल कॉलेज में ही, उनका हॉस्पिटल में ही होता था। वो रेजिडेंट्स की यहाँ पे काफ़ी कमी है, एकोमोडेशन नहीं है।
पहले जो उनका रूम हुआ करता था परिसर के अगल बगल, वो रूम क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी उसमें से आता है, नीचे ज़मीन में पानी लगता है, ऊपर से पानी, बिल्डिंग टूट गया है। तो रेजिडेंट्स का वहाँ रहना किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैचमेंट एरिया, इस पूरे एरिया का पेशेंट नेपाल से लेकर उत्तर भारत, बिहार का जो मरीज यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज आते थे, उनका भरोसा ना टूटे, इसके लिए हमें नया आज अप टू डेट हमारा जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए। अब समय के साथ चिकित्सा की पद्धतियाँ और ऑपरेशंस के तरीके भी बदले हैं, नई मशीन्स आ गए हैं, नए तरीके आ गए हैं। अप टू डेट करना, ट्रेनिंग होना चाहिए यहाँ के डॉक्टर्स को, रिसेंट एडवांसमेंट की हो भी रहा है, लेकिन जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए, वो इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी हमको दिख रही है। नए स्टूडेंट्स जो आते हैं वो अच्छे डॉक्टर बने, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वार्ड टीचिंग की। वार्ड टीचिंग पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ हुआ करता था, जिसमें जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि प्रतिदिन जो समय निर्धारित होता है उस समय के साथ वार्ड टीचिंग हो, परीक्षाएं जो हैं वो में कड़ाई के साथ परीक्षाएं लिया जाए। अगर बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं और परीक्षाएं अगर कड़ाई के साथ लिए जाएंगे तो वो पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। और एक और बात, एक लगाव होता है, एलुमिनी एक टर्म होता है मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें कि वहाँ से जो MBBS पास किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक लगाव होता है मेडिकल कॉलेज से। मैं सरकार से ये, जबकि जो कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में देखा जाता है कि कोई भी हॉस्पिटल का प्रशासनिक पद वहाँ के एलुमिनी को दिया जाता है, जिससे जिसको कि उस मेडिकल कॉलेज से, उस वातावरण से एक लगाव होता है और वो उसके बेहतरी के लिए लीक से हट कर भी समय से आगे जाके भी वो काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो एक प्रशासनिक पद हो और यहीं से जो जिन्होंने MBBS किया है, जो PG किया है, वैसे लोगों को दिया जाए। क्या लगता है, जिस तरह आपने दरभंगा महाराज के द्वारा कहा इसकी स्थापना हुई है, किया गया था, बेहतर व्यवस्था में चल रहा था, तो क्या अब यहाँ के जनप्रतिनिधि इस अस्पताल को सुचारू ढंग से चला पाने के लिए सरकार के पास नहीं जाते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि उस कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इस मेडिकल साइंस में या इस विषय के बारे में उतनी गहरी जानकारी उनको नहीं होती है। मूलभूत सुविधा की बात करें तो जी हाँ, बिल्डिंग पुराना हो गया था, नया बिल्डिंग हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक सर्जिकल बिल्डिंग था, उस सर्जिकल बिल्डिंग में ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी की पढ़ाई होती थी और वहाँ उसके मरीज भी रखा जाता था। एक OT कम्प्लेक्स था, सबसे बड़ा OT कम्प्लेक्स उसी बिल्डिंग में था, लेकिन वो भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उस भवन को खाली करा दिया गया। खाली कराने के बाद वैकल्पिक कोई भवन तो है नहीं, जैसे तैसे कहीं कहीं एडजस्ट कर दिया गया है पेशेंट को, जिसके चलते OT ठप हो गया, मरीजों को रहने का व्यवस्था मुश्किल हो गया, एक छत के नीचे जो सारा काम होता था वो होना बंद हो गया। तो लोगों को जब कोई जो खाली कराना, तो वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके उसको खाली कराना चाहिए था। ये सब चीज़ों देखने का, लेकिन खाली करा दिया। हाँ, व्यवस्था तो है नहीं, जैसे तैसे आनन फानन में उस बिल्डिंग को खाली कराया गया और जो दूसरा बिल्डिंग दिया गया उस बिल्डिंग में भी अब इस कोरोना के पेशेंट को रख दिया गया है। अब कोरोना का वो वार्ड हो गया है, फिर वहाँ से फिर दोबारा सर्जरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है और अभी आज के तारीख में ENT वार्ड के कुछ बेड्स को दिया गया है जिसमें सर्जरी के पेशेंट रहेंगे और कैंसर वार्ड दिया गया है जिसमें ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट रहेंगे। तो ये दिक्कत तो मरीज के इलाज में और ऑपरेशन में हो ही गई है। दोनों में बहुत अंतर है। उस टाइम में पहला चीज़ था कि हम लोग जो थे, लगता था कि टीचर भी उतने खुश रहते थे कि बच्चे को बचाना है, मरीज को बचाना है, बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए तत्पर रहते थे। अभी का थोड़ा सा भिन्न है, बच्चे भी कम पढ़ना चाहते हैं, टीचर भी कम समय देते हैं उसके लिए। माहौल वैसा नहीं है जैसा पहले था, बहुत बदला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कुछ बढ़ा है, लेकिन बहुत चीज़ खराब भी हो गया।
हमारे पास कोई भी इतना दिन हो गया मेडिकल कॉलेज का नया भवन कोई भी नहीं बना जिसमें कि इमरजेंसी में हम काम चलाते। आज सबसे बुरी स्थिति है कि 400 बेड का सर्जरी भवन खाली हो चुका है और आप लोग सारे लोग बोलते गए कि भाई जर्जर मकान है, लेकिन जर्जर है तो खाली कराओ तो फिर रखो कहाँ? इसका कोई व्यवस्था तो हुआ नहीं पहले से। तो जो गरीब आदमी का इलाज वहाँ चल रहा था वो भी वंचित हो गया और हमारे पास कोई जगह नहीं है। दिन रात हम उसी चिंता में पड़े हुए हैं कि उसको कहाँ एडजस्ट करें। और हमारे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको ज़रूरत है कि भाई पढ़ाई भी हो, सीखें भी, नहीं तो कल होके वो सर्जन होके निकलेंगे तो क्या इलाज कर पाएंगे। तो बंद कर देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि उनकी पढ़ाई भी चले, मरीज का इलाज भी हो और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि कहाँ उन्हें जगह दिया जाए कि जहाँ उन लोगों का काम चलता रहे। तो पहले में और आज में यही भिन्नता है। पहले था कि हमारा सब वार्ड जो भी था उसमें काम चल जा रहा था, लेकिन आज है कि मेरे पास मकान नहीं है, जगह नहीं है। इलाका तो बहुत बड़ा है मेडिकल कॉलेज का, ज़मीन का कमी नहीं है लेकिन भवन का अभाव है। जिस समय आप लोग यहाँ स्टूडेंट थे, आज इसी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, क्या स्थिति है हॉस्टल की या अस्पताल की बात करें? देखिए दिन दिन इस खराब होते गया, क्योंकि नया भवन बना नहीं कभी। जो आज 50 साल पहले बना आज़ादी के बाद, उसी भवन में मेडिकल कॉलेज चलता रहा। तो दिनों दिन क्या होगा, किसी भी चीज़ का लाइफ होता है और वो डिटोरेट करते गया मकान। उसको आप कितनों साथ सूट के हम लोग काम चलाते जा रहे हैं। इसलिए स्थिति तो भिन्न हो गया जो उस टाइम में थी और आज स्थिति है। दुख हो रहा है? दुख तो बहुत होता है, दुख तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन रहते हुए भी मकान नहीं करा दिया गया उसको। उसमें तो एबेंडेंट का पोस्टर लगा दिया गया है वहाँ पर। अरे 6 महीना पहले सर्जरी वार्ड और ऑर्थो खाली करा दिया गया। बीच में उसमें पेशेंट नहीं रहता था। बीच में 2 दिन इतना ना कोरोना का पेशेंट आने लगा, जो ऑब्जर्वेशन के लिए आधा घंटा 1 घंटा भीड़ हो गई वहाँ इमरजेंसी में। यहाँ SDO हमारा फुल था, इसलिए 2-4 घंटा रुका था वहाँ पर। उसी को लोग कहने लगा ये कोरोना का वार्ड है, कोरोना। वो तो ऑब्जर्वेशन रूम था, नहीं था वहाँ जगह। इमरजेंसी हमारा फुल हो गया था, SDO फुल था। तो जब तक SDO से डिस्चार्ज करते, DCHC में भेजते, तब तक के लिए टेम्पोररली वहाँ पर वेटिंग के लिए रखे हुए थे। और एक दिन अपने जाके आज से 5 दिन पहले सबको खाली करा दिए हैं। बिल्कुल ICU तक खाली हो गया। सर का बना हुआ भवन था कितना पुराना? 83-84 का है शायद उस समय हम जैसा सुन रहे हैं। क्या 83-84 का है? हाँ 83-84। अभी नया एक सर्जिकल भवन बन रहा है। हाँ। कब तक बन? जितना जल्दी होगा उस पर हम लोग लिख दिए हैं PMSICL को, तो जितना जल्दी हो उसका निर्माण कराइए। जो सारी परेशानी। कितने बेड का अस्पताल बन रहा है? 300 के लगभग होते हैं हम लोग। 400 सब ऑर्थो और मिलाकर। कितने लागत से बन रहा होगा सर? शायद 175 करोड़ के आसपास में सही कुछ है। अब तो PMSICL बना रहा है, हम लोग को तो बना के देगा। हम लोग तो उसमें कोई फिजिकल वार्ड बन रहा है 400 बेड का। और ये जो है हमारे 2020 में स्टार्टिंग हुआ था इसका, 2022 में जो है इसका एंडिंग है इसका जी। कितने की लागत से बन रही है? ये 126 करोड़ की प्रोजेक्ट है। क्या लग रहा है, जिस तरह अभी काम बीच में मिला था, अभी 21 चल रहा है जी, तो वो जो है हमारा कुछ डिस्टर्ब हुआ था। वो जो लॉकडाउन हो गया इसके वजह से जो है कुछ डिस्टर्ब हुआ था। मटेरियल जो है नहीं मिल पा रहा था सही ढंग से, इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। तो समय पर 400 बेड का अस्पताल आप बना देंगे? बिल्कुल बन जाएगा सर। क्या है आप? बन जाए जी, हम इंजीनियर हैं सर इस प्रोजेक्ट के जी। प्रदेश के उन इतिहास से आपको हम रूबरू कराए, जिसको लेकर हम बार बार उन भाषाओं का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी विरासत के साथ गैंग रेप किया है। अब क्योंकि अब मर्यादाओं का कोई मतलब नहीं रह गया। जिस तरीके से एक बूंद ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ के मर गए हैं, ऐसी स्थिति में किस बात की मर्यादा और किसके लिए मर्यादा? हम किसी नैरेटिव को लेकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस स्टोरी में, लेकिन इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है। जब राजतंत्र था तो विरासत में, जब हमें 1947 में देश आज़ाद हुआ तो लोकतांत्रिक देश बना के रूप में भारत की पहचान हुई, फेडरल गवर्नमेंट बना, एक संघीय गणतंत्र की स्थापना हुई। बहुत उम्मीद की जा रही थी इस व्यवस्था के तहत, और इसी व्यवस्था के तहत 1946 ईस्वी में दरभंगा में PMCH के बाद दरभंगा में स्कूल, मेडिकल स्कूल खोला गया।
इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में दरभंगा एक ऐसा मेडिकल हब बनेगा जो उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। 70 और 80 के दशक तक ये स्थिति रही भी। यहाँ कई ऐसे चर्चित डॉक्टर हुए जो देश और दुनिया में आज भी उनके नाम की चर्चा है, उनके रिसर्च पेपर पर लोग अध्ययन करते हैं, चाहे मोहन मिश्रा हो, NP मिश्रा हो, डॉक्टर कई नामी ग्रामी डॉक्टर यहाँ पे है। मलेरिया पर रिसर्च जिन्होंने किया है, हैजा पर रिसर्च किया है, कई तरह की रिसर्च। इस अरोरा, डॉक्टर लेडीज अरोरा की बात करें तो सर्जन की बात करें तो डॉक्टर रमन, कई नाम हैं, द्विवेदी। मतलब अगर आप सुनीति सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बहन इसी अस्पताल में वो प्रोफेसर थी, महिला गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। तो मतलब कई ऐसे चर्चित चेहरे रहे हैं इस महाविद्यालय से, मेडिकल कॉलेज से, जिनकी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है या कोई पहचान का मोहताज। उनकी चर्चा आज भी मेडिकल साइंस के में उनके योगदान की लेकर याद किया जाता है। दुनिया भर में DMCH के डॉक्टरों की एक अपनी अलग पहचान हुआ करता था और कहा यह जाता था कि DMCH के डॉक्टर हार्ट और नारी पल्स के सहारे ट्रीटमेंट करने में वर्ल्ड लेवल पर इनकी एक महारत हासिल थी। लेकिन सारी चीज़ें बदल गई, अब सिर्फ धरोहर रहकर बच गई। अब DMCH का वो ना नाम रहा और ना ही DMCH को लेकर उस कृति को वजह से लोग याद करते हैं। मतलब पूरी व्यवस्था DMCH की अगर हम बात करें, सब कुछ बदल चुका है। और आज संकट के घड़ी में DMCH का हाल भी एक रेफरल अस्पताल की तरह है। यहाँ से भी लोग PMCH बाकी सरकारी अस्पताल में, एम्स में सिर्फ रेफर कर रहे हैं। वो भी दौर था जब इस DMCH में डॉक्टर जब निकलते थे तो उनके साथ पूरी जूनियर डॉक्टर की टीम हुआ करती थी और वो एक पढ़ाने का एक प्रोसेस सिस्टम था, जिस सिस्टम के सहारे छात्र मेडिकल जो छात्र होते थे वो इसका अनुभव करते थे कि इनके बीमारी जो पेशेंट है उसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन ये इस दौर में ये भी देखने को मिला कि अब हालात ये हैं कि कमोबेश जो स्थिति है, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, अब सिर्फ DMCH बस नाम रह के रहेगा। आज की तारीख में भले ही सरकार 600-500 करोड़ की लागत से आपको बिल्डिंग बनाने में ज़रूर विश्वास रखते हैं, लेकिन अत्याधुनिक रिसर्च के संसाधन उपलब्ध नहीं है। आज कोई DMCH का ऐसा पेपर पब्लिश नहीं हो रहा है मेडिकल जगत में जिसके सहारे DMCH का नाम देश और दुनिया के मेडिकल के फील्ड में हो रहा हो। कोई ऐसे चर्चित डॉक्टर नहीं है जिनके सहारे DMCH की अपनी एक पहचान हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 वर्षों से ज़्यादा समय बाद भी उस विरासत को भी हम लोग संभाल के नहीं रखे जिस विरासत के सहारे भारत कभी देश और दुनिया पर राज करता था। अब आप समझ सकते हैं कि उस वक्त दरभंगा की क्या हैसियत रही होगी 1878 ईस्वी में। उस समय में महिलाओं के लिए यहाँ पे एक अलग अस्पताल खुलता है और आज हम 2021 में हैं और महिलाओं की तो अस्पताल छोड़िए, जिस अस्पताल की चर्चाएं इतिहास में पन्नों में दर्ज है, आज वो अस्पताल सिर्फ धरोहर के रूप में उसकी एक पहचान रह गई है। ये हमारी विरासत है और इस विरासत के साथ हम इसी तरीके से खेलते आ रहे हैं। चलिए अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ नई मंजिलों की ओर भटकते हुए इसी तरीके के स्टोरी के साथ हमारी आपकी मुलाकात चलती रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।